जी बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। आज हम लोग करने वाले हैं पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आज हम लोग विद्युत धारा का जो प्रभाव पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, कारण दीजिए। आसूत जल क्या होता है? आसूत जल बताइए बच्चों क्या होता है? आसूत जल ऐसा जल होता है जो अशुद्ध होता हो, है ना? यानी कि आशुद्ध जल अशुद्ध होता है कि शुद्ध होता है? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो आशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है, इस कारण यह विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अशुद्ध जल और शुद्ध जल, है ना? शुद्ध जल और अशुद्ध जल। अगला प्रश्न है दूसरा, दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहां पर तांबा, एल्यूमिनियम, रबड़, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी आपको दिया गया है। तो विद्युत चालक क्या होते हैं? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब क्या है? विद्युत का चालन करते हैं, अर्थात इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब कुचालक क्या होते हैं? कुचालक का अर्थ मतलब क्या होता है? जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और कुचालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे लिए कुचालक पदार्थ हैं। इनमें विद्युत धारा का उसमें प्रवाह नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके लिए, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर विक्षेप प्रभाव पड़ता है। मतलब इस प्रकार की चुंबक की सुई है और ये जो कांटे बने पड़े हैं, अगर आप इनसे यहां पर चुंबक को लाओगे तो ये कांटे इधर के उधर ऐसे डगमगाएंगे, ऐसे ऐसे हिलेंगे, है ना? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न है आप लोगों का। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों से बच्चों, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड हो सकता है या ऋण इलेक्ट्रोड हो सकता है, पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रोड धनायन या ऋणायन, एक पे एनोड होगा और एक पे कैथोड होगा, उसके फलस्वरूप गैस के बुलबुले बनते हैं और इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं बच्चों, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देखो क्या कह रहा है यहां पर आपसे, कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब ना जलने के संभावित कारण लिखिए। यहां पर आपको डायग्राम बना दिख रहा होगा। अब इसमें बल्ब ना जलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं हमें वह बताना है। देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको बच्चों, ये टप में एक विलयन लिया गया है वो भी दिख रहा है आपको। अगर चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है तो इसे संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। पहला, द्रव अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। जब विद्युत धारा ही उस द्रव में नहीं जाएगी तो कहां से विद्युत धारा का प्रवाह होगा बच्चों? और दूसरा है, विद्युत धारा बहुत दुर्बल हो जिससे तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता, फलतः बल्ब दीप्त नहीं होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब छठवां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा बच्चों, गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, कारण बताइए। आपको ही पता है, कोई भी गीले उपकरणों को अगर मतलब गीले हाथों से आप कोई भी चीज को छीते हो, विद्युत उपकरणों को, तो आपको करंट लगने का खतरा अधिक बना रहता है। तो उस करंट लगने से खतरे से आपको बचना है तो गीले हाथों से कभी भी आप कोई भी विद्युत उपकरण को ना छुएं। गीले हाथों से विद्युत उपकरण छूना हानिकारक होता है। इसका कारण यह है कि गीले हाथों से किसी विद्युत
संधारित्र या संधित्र को छूने से हमें करंट लग सकता है जिससे मृत्यु भी हो सकती। इस कारण आपको कभी भी गीले हाथों से कोई भी विद्युत उपकरण को नहीं छीना है। अगला प्रश्न है, आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं। प्लीज बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतने अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आगामी जो भी विषय है, जो आपके वार्षिक पेपर हैं या कोई भी पेपर होते हैं उससे संबंधित जो भी जानकारी है इसी यूट्यूब चैनल में आपको मिलती है। तो इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपके स्कूल के ग्रुप में इसे शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों का फायदा हो सके। तो आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं। इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ चालक के रूप में करेंगे? कारण लिखकर अपने उत्तर को बताना है आपको। तो देखो, हम समुद्री जल को परिपथ चालक के रूप में उपयोग करेंगे क्योंकि खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है और यह विद्युत का सुचालक होता है, जिससे इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब कि जिसमें खनिज लवण उपस्थित होते हैं वहीं से अपने को विद्युत धारा प्रवाहित करने मतलब कि विद्युत धारा मिलती है। अन्यथा जिस जल में खनिज लवण उपस्थित नहीं होंगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोग क्या है? कार की हेडलाइट, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम, ट्रे, ग्लास इत्यादि। ये सब क्या है? विद्युत लेपन के उपयोग हैं, सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो देखेंगे, इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा का लगभग 10 से 4 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसूत जल लेकर इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। उसके बाद क्या करना है? परिपथ द्वारा या परिपथ पूरा होने पर इसमें 15 मिनट तक विद्युत धारा को प्रवाहित या बहने दीजिए। इस प्रकार से आप एक बना लीजिएगा। ये क्या है? कॉपर सल्फेट का यहाँ पर विलयन है। आप इस प्रकार से यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन भर लीजिएगा। ये 2 प्लेटें आपको दिख रही हैं, तांबे की प्लेट हैं ये, और इन तांबों की प्लेट पे ही क्या लगा रहता है? इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। यहाँ से देखिए विद्युत का संपर्क के लिए हमने एक तार भी लगा दिए थे हैं। अगला प्रश्न है और 10वां प्रश्न है हमारा। 10वां प्रश्न का कह रहा है बच्चों, माचिस की डिब्बी, खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख खींचिए। तो देखिए, माचिस की डिबिया की सहायता से हमने एक विद्युत का आरेख बना दिया है। यह आपको माचिस की डिबिया बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ रही होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न लेके आते हैं हम आप लोगों के लिए। 10वां का दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10(1) में खींचे गए परिपथ क्रियाकलाप 14.3 में दिया गया परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों को डालने पर होने वाले परिवर्तन को बताना है। तो देखो, हमें बताना है तो बहुत अच्छा है। यहां पर देखो, नींबू का रस चुंबकीय सुई विक्षेप को दर्शाता है या नहीं? हाँ, दर्शाता है। सुचालक है या कुचालक है? ये बहुत अच्छा चालक है। मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? बहुत अच्छा चालक या सुचालक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सिरका, हाँ चुंबकीय सुई विक्षेप होती, ये भी बहुत अच्छा चालक है। दूध, यहां पर चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं होती, ये कैसा चालक हो जाएगा? हीन चालक हो जाएगा। आसूत जल, आसूत जल क्या है? विद्युत का चालन करता है, हाँ अच्छा चालक है। आलू नहीं करता पर सुचालक होता है, इससे बल्ब हम जला सकते हैं। आप लोगों को भी एक प्रैक्टिकल पता है, आलू से बल्ब जलाया जा सकता है। शहद, यह भी विद्युत का चालन नहीं करता, यह कैसा चालक है? हीन चालक है। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से हमने अध्याय जो आपका दिया गया था 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्कूल ग्रुपों में शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा।